हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार सैनिक एकेडमी में। चलिए, हम लोग जो सिलेबस की घड़ी हमारी चल रही थी, सिलेबस की इस कड़ी में आगे हम लोग चलते हैं और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले क्या हाल है आप सभी के, कमेंट जरूर करिएगा। स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। थंब का निशान आप ज़रूर कमेंट में भेजिएगा। तो जो हमने पहली कक्षा पढ़ाई है यूट्यूब पर, क्या उसको आपने देखा? कैसा लगा वो वीडियो, ज़रूर बताइएगा। अगर वो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को भी देखें और लाभ उठाएं। तो चलिए, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। और बहुत ही प्यारा क्लास होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली आपकी रहने वाली है 1.1, जिसमें 1.1 जो प्रश्नावली है बेटा, वो प्रश्नावली आपकी समुच्चय की है। किसकी प्रश्नावली है? समुच्चय की प्रश्नावली है, जिसको हम लोग परिचय के रूप में पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जा करके पहली क्लास देखिए और उसके बाद आप इस पे आएंगे तो एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी, इस बात की गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। तो क्लास में सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? पहली जो सवाल आपको देखने को मिलेगी वो है आपके सामने। देखिए, पहली सवाल आपकी है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है। आपको बताना है कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो ये चीज़ आपको देखना होगा कैसे, क्या इसमें दिया गया है। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने है वो है भैया कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष यहाँ वेफ की जगह के होना चाहिए था। वर्ष के सभी महीनों का जो संग्रह बनेगा वो समुच्चय कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। इसके लिए बेटा हमने आपको पिछली क्लास में बताया है कि समुच्चय किसको कहते हैं। समुच्चय हम उन्हीं को कहते हैं जिनके संग्रह सुपरिभाषित होते हैं। सुपरिभाषित का मतलब है कि अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से ना बदलें, तो वो सुपरिभाषित संग्रह कहे जाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि क्या ये अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से बदल जाएगा ये वाला समूह। पहले तो पता करिए कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है क्या। तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है बेटा जनवरी। जनवरी आपका जे से प्रारंभ होगा। उसके बाद जून आपका जे से प्रारंभ होगा। जून के बाद जुलाई आपका जे से प्रारंभ होगा। अब आप ध्यान से देखना, ये 3 महीनों का जो संग्रह है, इनके नाम आगे जे से प्रारंभ होने वाले हैं। इनके अलावा टोटल 12 महीनों में कोई भी ऐसा महीना नहीं होगा जो कि जे से प्रारंभ होगा। तो बेटा आप ये खुद सोच के बताइए कि क्या ये अलग अलग व्यक्तियों से पूछने पर बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये फिक्स होते हैं। जिससे आप पूछोगे वही जनवरी, जून और जुलाई जवाब देगा। हमसे आप पूछोगे जनवरी, जून और जुलाई। आपसे कोई पूछता है तो जनवरी, जून और जुलाई। किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे जवाब जनवरी, जून और जुलाई। यही संग्रह आने वाला है, नहीं बदलने वाला है। इस वजह से ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका समुच्चय बन जाएगा। इसको हम लोग समुच्चय कहेंगे। ये बात आशा करते हैं आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, जहां पे ये लिखा गया है कि भारत के
भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। सबसे अधिक प्रतिभाशाली, इस बात को आप गौर से समझिएगा, इस शब्द को आप समझिएगा। लेखक प्रतिभाशाली, अगर लेखक है तो प्रतिभाशाली तो हो हीगा, पक्का इस बात की गारंटी तो है ही कि भाई वो लिख रहा है तो प्रतिभाशाली तो है। बस इतना है कि जैसे हमसे कोई पूछा तो हम कुछ जो हमें पसंद होंगे उन लेखकों का नाम बता सकते हैं। आपसे कोई पूछेगा तो आप अपने पसंद के लेखक बता दोगे, किसी और से पूछोगे, पुराने लोग हैं तो वो अपने ज़माने के लेखकों के नाम बता देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे बात ये समझ में आ रही है कि जो 10 प्रतिभाशाली लेखक हैं वो तो भैया अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से बदल रहे हैं, अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से बदल रहे हैं। तो ये आपका समुच्चय नहीं कहा जाएगा। ये 10 प्रतिभाशाली लेखकों का जो संग्रह होगा वो समुच्चय नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो आप जरूर बताइएगा, अगली क्लास में हम इसको चर्चा कर लेंगे। यहां देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कोई भी हो सकते हैं। मुझसे कोई पूछेगा तो हम वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, अपने ज़माने के बल्लेबाजों को हम गिना देंगे। अगर कोई बुजुर्ग से पूछेगा या फिर थोड़ा सा एजेड व्यक्ति है तो उसको पसंद होगा कपिल देव या फिर अजीत आगरकर, मतलब पुराने ज़माने के जो बल्लेबाज हैं वो उनको बेस्ट लगते होंगे। और आज के समय के अगर पूछेगा तो आज के समय के जैसे सुमन गिल हो गए ये, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो इस समय बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। तो सबके अलग अलग पसंद हैं। जैसे हम सचिन तेंदुलकर का उदाहरण ले लेते हैं, बहुत सारे लोग उनको क्रिकेट का भगवान नहीं मानते और बहुत सारे लोग मानते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई टीम बनाएगा तो जो लोग नहीं मानते हैं उनको टीम में नहीं रखेंगे, जो लोग मानते हैं उनको टीम में रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ भी आप ये समझिएगा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज ये फिक्स नहीं है। बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो विदेशी बल्लेबाज हैं, वो बेहतरीन खेलते हैं, जैसे पुराने समय के रिकी पॉन्टिंग हो गए, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो बेहतरीन खेलते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि वीरेंद्र सहवाग ज़्यादातर आउट हो रहे थे कम रनों पे तो वो अच्छे नहीं हैं, कभी कभी तो बहुत अच्छा खेलते थे, तो हम उनको सर्वश्रेष्ठ बोल सकते हैं क्योंकि हमारी पसंद है, तेज खेलने वाले को हम पसंद करते हैं। तो ये वाला जो संग्रह है, ये वाला संग्रह भी सुपरिभाषित नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये भी आपका समुच्चय नहीं होगा, ये भी आपका समुच्चय नहीं होगा। ये बात आप समझिएगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ध्यान से समझिएगा, आपकी कक्षा के सभी बालक। याद रखिएगा, मान लीजिए कि किसी विद्यालय की कक्षा 11 की कक्षा में बालक, केवल बालक की बात चल रही है, बालक हैं मान के चलिए 200 बालक हैं। तो कक्षा के बालक तो नामांकित होते हैं ना, फिक्स होते हैं। आप विद्यालय के किसी भी सदस्य से आप पूछोगे कि कक्षा में कितने बालक हैं तो वो बताएगा फिक्स होते हैं भाई 200। जिससे पूछोगे 200, वही ग्रुप सेम चलेगा। जिससे पूछोगे मतलब उसमें जो बालकों की संख्या होती है वो फिक्स होती है, नहीं बदलने वाली है। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका समुच्चय बन जाएगा भैया, समुच्चय है। बात समझ गए। अब आगे अगर मैं कहूं 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी को पता है क्या होती हैं, 99, 98, 97, 1 तक।
वो फिक्स होती हैं, तो ये भी आपका समुच्चय कहा जाएगा। ये भी आपका समुच्चय है। ठीक है। अब आगे अगर हम देखते हैं कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, तो ये तो फिक्स होंगे ना बेटा। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास लिखे हैं वो फिक्स हैं, अनंत तो है नहीं कि अलग अलग हैं। अगर आप सभी उपन्यासों को उनके गिनाओगे तो जो आप बताओगे वही मैं भी बताऊंगा, वही कोई दूसरा जानकार व्यक्ति बताएगा। तो इस तरीके से ये वाला भी फिक्स है। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का जो संग्रह बनने वाला है वो आपका समुच्चय हो जाएगा, समुच्चय है। तो आप ये बात जरूर समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से सुपरिभाषित संग्रह बनता है और किस तरीके से सुपरिभाषित नहीं होता है। ये चीज आप यहां समझ पा रहे होंगे। यहां लिखा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक, तो क्या यहां बदलने वाले हैं क्या समपूर्णांक? आप ध्यान से सोच के देखिए कि जो समपूर्णांक होंगे क्या वो बदल जाएंगे क्या? जैसे अगर मुझसे कोई पूछा कि भाई समपूर्णांक बताइए, सभी समपूर्णांक बताइए, सभी जितने होते हैं, तो हम बताना स्टार्ट करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इस तरीके से गिनाना स्टार्ट करेंगे और अनंत तक गिनाते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी और से पूछोगे वो भी आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 यही स्टार्ट करेगा, इन्हीं संख्याओं को बताएगा, क्योंकि सम संख्याएं वही होती हैं, बदलने का कोई चांस नहीं है। तो ये संग्रह भी अलग अलग व्यक्तियों से नहीं बदलेगा, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। ये भी आपका समुच्चय है। बात समझ गए? तो कैसे है ये चीज मैंने आपको बता दिया। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। बताओ इस प्रश्नावली में जो प्रश्न आए हुए हैं क्या वो अलग अलग हैं क्या? अब चाहे जिस बच्चे से पूछोगे कितने प्रश्न हैं तो वो फिक्स रूप से बता देगा आराम से, क्योंकि वो फिक्स हैं, वो बदलने वाले नहीं हैं। आपसे यही कह रहा है ना कि इस अध्याय के प्रश्न बताइए आप, तो इस अध्याय के प्रश्न तो भैया फिक्स है ना, तो ये वाला भी आपका समुच्चय कहा जाएगा, समुच्चय कहा जाएगा। तो ये वाला भी आपका समुच्चय है, समुच्चय है। आगे विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का जो संग्रह होगा वो समुच्चय नहीं होगा। कारण क्या है कि खतरनाक जानवर का मतलब है कि किसी किसी के लिए कुत्ता भी खतरनाक हो जाता है, लेकिन कुत्ता एक पालतू जानवर है, सबको पता। तो हमसे पूछोगे अगर मेरे लिए कुत्ता खतरनाक है तो मैं लिखूंगा कुत्ता, एक तो खतरनाक जानवर कुत्ता लिख दूंगा। दूसरा खतरनाक जानवर किसी किसी को बिच्छू अगर डंक मार देता है तो वो बेहोश हो जाते हैं, तो उनके लिए तो बिच्छू भी खतरनाक है, तो बिच्छू को खतरनाक बता देंगे। और जिनके लिए जिनको डंक मारने पे बिच्छू डंक मारता है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हल्का सा दर्द वगैरह हो जाता है बस, तो वो तो उनको खतरनाक नहीं मानेंगे, वो सर्प को खतरनाक मान लेंगे। तो इस तरीके से जो खतरनाक जानवरों की लिस्ट है अलग अलग लोगों के हिसाब से बदल जाएगी। कोई कहेगा सबसे खतरनाक शेर होता है, कोई कहेगा कि उससे खतरनाक तो भेड़िया होता है ना, एक से बढ़ के एक खतरनाक जानवर है। तो आप इनकी जो 10 सबसे खतरनाक 10 जानवर हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है वो अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से बदल जाएगा। तो ये भी आपका समुच्चय नहीं, समुच्चय नहीं है। तो एक चीज आपने देखा होगा कि किस हिसाब से समुच्चय बन रहा है और किस हिसाब से समुच्चय नहीं बन रहा है। जहां पे सुपरिभाषित संग्रह बन रहे हैं वो समुच्चय है, जहां सुपरिभाषित संग्रह नहीं बन रहे हैं वो समुच्चय नहीं है। और सुपरिभाषित संग्रह कैसे बन रहे हैं वो चीज मैंने आपको बता दिया कि अगर अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से संग्रह के अवयव संग्रह में जो शामिल हैं वो नहीं बदल रहे हैं तो वो सुपरिभाषित बोला जाता है, और इस तरीके से उसको हम लोग समुच्चय कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि कौन सा समुच्चय है कौन सा नहीं है। इस तरीके से अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हमारा जो दूसरा सवाल है बेटा
वो आप लोग आपके सामने दिख रहा होगा। दूसरे सवाल में हमें ये करना है कि मान लीजिए ए एक समुच्चय है, ए एक समुच्चय है, बहुत बढ़िया। ए जो समुच्चय है उसके अवयवों में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ए एक समुच्चय है जिसके अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको हमने कहा था अवयव है बिलोंग्स टू, और इसको हमने कहा था डज नॉट बिलोंग्स टू। दोनों प्रतीकों को हमने बेहतरीन तरीके से पिछली कक्षा में बताया है। बिलोंग्स टू क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, और यहाँ ये कहाँ लगाए जाते हैं उसको मैं बताने चल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप उपयुक्त चिन्हों को इन सवालों में भरेंगे। तो जो इस समुच्चय का अवयव होगा उसमें हम लोग बिलोंग्स टू का चिन्ह भर देंगे, और जो नहीं होगा उसको हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू का। कैसे पहचान करेंगे, इसमें देखेंगे कि ए में 5 है, ए में 5 है, यहाँ देख लो आप 5 बिल्कुल है, तो यहाँ पे आपका भरा जाएगा बिलोंग्स टू का प्रतीक। क्या भरा जाएगा, बिलोंग्स टू का प्रतीक। तो यह आपको इस तरीके से भरना है, बिलोंग्स टू। समझ में आ गई बात। अब 8 ए का अवयव नहीं है, आप देख लो क्या ए का अवयव 8 है, तो नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रतीक भर देंगे ऐसे। 0 ए का अवयव नहीं है, आप देखिए समुच्चय में, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू भरा जाएगा। ऐसे ही 4 इसका अवयव है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू भरा जाएगा। 2 इसका अवयव है, ए का अवयव है 2, आप देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप बिलोंग्स टू का प्रतीक भरेंगे। 10 ए का अवयव नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रतीक भरेंगे। बताओ आसान है कि नहीं है बात। बिल्कुल बेहतरीन और बिल्कुल आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बात समझ में आ रही होगी बेटा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। अगर सवालें अच्छी लग रही हैं, तरीका अच्छा लग रहा है, बातें समझ में आ रही हैं, तो बेहतरीन तरीके से आप शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में लिखा है कि भैया निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। पिछली कक्षा में हमने बेहतरीन तरीके से इसको बताया है कि रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है और समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाता है। नहीं जानते हो, तरीका नहीं मालूम है, वैसे तो बताने चल रहा हूं, लेकिन अगर लगता है कि हमें पिछली कक्षा देख लेनी चाहिए तो आप जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाइएगा और पहली कक्षा जरूर देखिएगा, तब ये बात बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी। ये जो आज की क्लास है ये कक्षा 11 गणित की क्लास चल रही है, तो ये बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमें हर एक स्टेप वाइज हर एक क्लास देखते हुए आना है। आप डायरेक्ट आए, चैनल से जुड़े, तो डायरेक्ट यही कक्षा देखेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में कम आएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें इन समुच्चयों का ये जो दिया गया है बेटा, इनका हमें क्या रोस्टर रूप लिखना है। क्या लिखना है, रोस्टर रूप। तो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 क्या लिखा है, सवाल नंबर ए जो है एक समुच्चय है यक्स सच दैट, इसको हमने क्या कहा था, सच दैट का प्रतीक है, इसको हमने बताया था। यक्स सच दैट, यक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, और यक्स एक पूर्णांक है। क्या है बेटा, पूर्णांक है। तो इस बात को आप समझना, हमने आपको रोस्टर रूप में लिखने के लिए बताया है कि अगर आपके जो अवयव हैं, समुच्चय के अवयव रिपीट हो रहे हैं तो उनको रिपीट नहीं करना है।
और उनको कामा लगा के मझले कोष्ठक के अंदर दर्शाना है। देखिए कैसे, समुच्चय का नाम क्या है बेटा, ए है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे बराबर मझले कोष्ठक में हम उन पूर्णांकों को दर्शा देंगे जो -3 और 7 के बीच में आते हैं। ना तो -3 को रखना है ना तो 7 को रखना है। अगर यहाँ पे इक्वल का निशान लगा होता तो हम 3 को भी रख लेते और 7 को भी रख लेते। तो इस तरीके से -3 नहीं रखना, तो -3 के बाद और 7 से पहले के जितने पूर्णांक हैं सबको हम रखेंगे। तो -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6। 7 को नहीं रखना है बेटा, क्योंकि वो 7 से छोटा कह रहा है, 7 को नहीं रखना है। तो इस तरीके से बात समझ में आई होगी। ये इस समुच्चय का रोस्टर रूप बन गया। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में कह रहा है कि यक्ष संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो एकदम बेहतरीन तरीके से लिख देंगे। 6 से कम प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5 और बस 5। ठीक है, तो 6 से कम बोला है तो हम लोग 5 तक लिखेंगे। अगर 6 तक बोला होता तो हम 6 को भी लिख देते, कोई दिक्कत। अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर इसी के तीसरे सवाल पे। तीसरे में कह रहा है कि सी समुच्चय है यक्ष सच दैट यक्ष 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 हो। इस बात को आप जरूर ध्यान रखना, जिसके अंकों का योगफल 8 है, ऐसी प्राकृतिक संख्या आपको 2 अंकों की लिखना है। तो आप शुरुआत से चालू करिए या 2 अंकों के प्राकृतिक संख्या अंत से चालू करिए। कौन सी होती है? अच्छा, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो आपको हम बता दें, 10 से लेकर 99 तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 2 अंकों की नेचुरल नंबर बोली जाती हैं, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या बोली जाती हैं। तो इनमें हम उन संख्याओं को लिखेंगे जो कि आपके जिनके अंकों का योग क्या होगा, 8 होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं 10 लिखता हूं तो 1 0 उसमें होता है। भाई 10 में क्या होता है? 10 में 1 0 होता है। क्या इनका योग 8 आने वाला है? तो ये नहीं होगा। अगर 11 लिखते हैं तो इनका योग 2 आएगा, भाई 1 1 2। अगर 12 लिखते हैं तो इनका योग 3 आएगा। इसी तरीके से जब आप 17 लिखोगे तब जाके इनका योग 8 आएगा। तो पहली संख्या तो 17 हो जाएगी, 17 के बाद दूसरी संख्या 26 हो जाएगी, 26 के बाद तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी 35, 35 के बाद 44, 44 के बाद 53, 53 के बाद 62। इसी को आप पलटते जाइए, इसी को आप पलटते जाइए। 62 के बाद 71 हो जाएगा, 71 के बाद एक और ऐसी संख्या है 80। क्या है? 80। 80 के बाद ऐसी कोई 2 अंकों की संख्या नहीं है जिनके अंकों का योग क्या हो, 8 हो। सवाल नंबर 4 पे अगर हम बात करते हैं, अगर बात समझ में आ रही होगी बेटा तो आप वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करते चलिएगा। बताओ समझ में आ रही कि नहीं? थंब आप जो है कमेंट में भेजिए, थंब भेजिए फटाक से। डी वाला, यहाँ देखिए, यक्ष एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, 60 की भाजक अभाज्य संख्या। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, 60 को विभाज्य करने वाला, 60 को विभाज्य करने वाली अभाज्य संख्या है। इसका खंड कर दो, अभाज्य गुणनखंड 2, 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 15 आ जाएगा, फिर 3 और 5। यही अभाज्य संख्याएं हैं, 2 है, 2 है, 3 है और 5 है। इन्हीं को लिखना है, लेकिन ध्यान रखना डी यहाँ पे लिखेंगे, रोस्टर रूप लिख रहे हैं। तो हमने कहा बेटा अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ देखो 2 बार आ गया, 2 बार आ गया तो इसको कितनी बार लिखेंगे? एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे आप इसको 2 लिखिएगा, फिर उसके बाद 3 लिखिएगा, फिर 5 लिखिएगा। फिर उसके बाद ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो 60 को विभाजित करे, ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो 60 को विभाजित करे। इस बात को आप जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा, ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो 60 को क्या करे, विभाजित करे। तो 5वीं सवाल देख लीजिए इसी में।
5वीं सवाल आपको यहाँ पे समुच्चय ई है, समुच्चय ई है। समुच्चय ई में लिखा है कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तो ध्यान रहे सभी अक्षरों का समुच्चय आप लिखोगे, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उनको दोबारा नहीं लिखना है। जैसे टी लिख दीजिए आप, फिर उसके बाद आर लिख दीजिए, आर के बाद आई लिख दीजिए, अभी तक कोई रिपीट नहीं हुआ है। फिर उसके बाद जी लिख दीजिए, जी के बाद ओ लिख दीजिए, ओ के बाद यन लिख दीजिए, क्योंकि यन अभी हमने नहीं लिखा है। यन के बाद फिर ओ है, तो ओ एक बार लिख चुके हो, अब नहीं लिखना है। फिर आप यम लिख दीजिए, यम के बाद ई लिख दीजिए, क्योंकि ई आपने अभी तक नहीं लिखा है। ई के बाद फिर टी आ गया, आगे टी आया था फिर टी आ गया, नहीं लिखना है। आर आगे आया था फिर आर आ गया, अब वाई आप डायरेक्ट लिख दीजिए, वाई। ये हो गया इसका समुच्चय निर्माण रूप। बात समझ में आ रही बेटा? अब हम लोग इसकी अंतिम सवाल देखते हैं, छठी सवाल। जब हम समझाते रहें बेटा तो बिल्कुल आपको नोट नहीं करना है, सीधा स्क्रीन पे ध्यान रखना है। अगर आप नोट करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि वीडियो है, आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या रोक करके आप जो है इसको देख सकते हो, है ना। तो आप पहले पूरा समझा करिए, उसके बाद नोट किया करिए, अन्यथा समझ में बात नहीं आएगी। और अगर पहली क्लास हमारी ये देख रहे हैं तो इसके पहले हम एक क्लास और ले चुके हैं, वहाँ जरूर देखिए आप, क्योंकि उसमें हमने इस प्रश्नावली के परिचय को बताया है। उसको नहीं सुनोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। आगे चलिए, अब हम लोग बेटर शब्द का इसी तरीके से लिख देंगे, यफ। यफ बराबर बेटर शब्द का लिखेंगे तो बी, फिर ई हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 बार टी है तो एक बार लिखेंगे, एक बार छोड़ देंगे। फिर ई है तो ई लिख चुके हैं और आर को लिख देना है। ये आपका इस तरीके से भैया हो गया सवाल नंबर 3 कंप्लीट। तो बोलो यहां तक किसको दिक्कत हो रही है बच्चा? बोल दो फटाक से। कोई दिक्कत पूरी सवाल में, रोस्टर रूप लिखने में कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर ये बात समझ में नहीं आई, अगली क्लास में एकदम निचोड़ देंगे उसको। लगे रहिए, पूरे किताब को धुआं धुआं ना कर दिया तो किसी दिन का नहीं। केवल सैनिक एकेडमी पे आप विश्वास करिए, बस फाड़ के रख देंगे किताब को, पूरा गर्दा उड़ा देंगे। विश्वास के साथ चैनल से जुड़ जाओ और हर एक वीडियो देखा करो। तो यहां तक किसी को दिक्कत क्लियर है? चले आगे, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारी क्या है, और वो आपके सामने आ चुकी है। नेक्स्ट सवाल आपकी है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। अभी इसके पहले क्या किया था हमने? इसके पहले हमने किया था, ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा ध्यान देने लायक। इसके पहले हमने लिखा था समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में, सारणीबद्ध रूप में। पिछली क्लास में हमने बताया था कि कैसे इन चीजों को लिखा जाता है। उसमें हमने रोस्टर रूप में लिखा, और इसमें हम लिखने वाले हैं समुच्चय निर्माण रूप में। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखा जाता है। पहली सवाल का हल। पहली सवाल, इनका नाम नहीं लिखा है, इन समुच्चयों का नाम नहीं लिखा गया है, तो हम भी इनका नाम नहीं लिख रहे हैं। क्लियर? चलिए पहले क्या लिखा गया? 3, 6, 9, 12। क्या लिखा है? 3, 6, 9, 12। और ये आप ध्यान से देखना, ये 3 के गुणज दिख रहे हैं आपको। 3 के क्या दिख रहे हैं? गुणज दिख रहे हैं। देखते ही पता चल गया कि 3, 6, 9, 12 ये 3 का क्या है? गुणज है बेटा। क्या है? गुणज है। तो हमने क्या कहा था? इन अवयवों को समुच्चय निर्माण रूप में पहले तो यक्ष मान लेना, फिर सच दैट, फिर यक्ष को लिखना। यक्ष किस प्रकार है उसको आप बता दीजिए। यक्ष बराबर हम 3n कर देते हैं। 3n, यन सर यन कहां से आ गया? अब उसको भी बताना पड़ेगा। पहले तो आप ये बताइए कि यक्ष कैसे आएगा, मतलब ये अवयव कैसे आएंगे, पहले आप ये बताइए।
तो वो आएंगे यक्स बराबर 3n से। n बराबर 1 रखोगे पहला आ जाएगा, n बराबर 2 रखोगे दूसरा आ जाएगा, n बराबर 3 रखोगे तीसरा आ जाएगा, n बराबर 4 रखोगे चौथा आ जाएगी। ये अपने से सेट करना है बेटा। समुच्चय निर्माण रूप में यही तो फायदा है कि उसमें अपने से अपना दिमाग लगा के सेट करना है। तो चलिए, जब n हमने लिख दिया तो अब n को भी समझाना बहुत जरूरी है। जहां ऐसे लिख दो, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n कहां से बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर। अरे n का मान हम 1 2 3 4 यही तो रख रहे हैं ना, और यही रख रहे हैं तो 1 2 3 4 क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। तो n नेचुरल नंबर है, और तथा लिख देना, तथा n 4 से क्या है? छोटा है और 4 के बराबर है। इस बात को आप समझ लेना। यहां आप ऐसा भी लिख सकते हो, 5 लिख देना और उससे केवल लेस देन का चिन्ह लगा देना। अब इस बात को समझो, गणितीय भाषा में लिख देना ही समुच्चय निर्माण रूप है। इस बात को समझो, यक्स सच दैट यक्स बराबर 3n। यक्स कैसे आएगा बेटा? तो यक्स आएगा n बराबर 1 2 3 4 रखने से, ये हमें पता चल गया। तो हमने बता दिया कि n एक प्राकृतिक संख्या है और n का मान 4 या 4 से छोटा है। n इज लेस देन इक्वल 4। इतना आपने लिख दिया और ये बन गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। पहली सवाल लिखा, कम समझ में आया? थोड़ा बहुत 1% जरूर आया होगा। एक सवाल और देखो, ना समझ में आएगी तो बता देना, लगातार देखते रहो। ऐसे लगातार 2-3 सवाल देखो आप कैसे लिखा जाता है। सब कुछ अपने से सोचना है, इसमें अलग से कुछ नहीं। फिर से यहाँ यक्स सच दैट यक्स, यहां तक तो फिक्स होता है, यक्स सच दैट यक्स तक फिक्स होता है। अब इसको देखो, ये क्या है बेटा? 2 है, 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 16 आ गया, 16 के बाद 32 आ गया। आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? 2, फिर ये 4, फिर ये 8, फिर ये 16, फिर ये 32। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बन रहे हैं 2 की घात के रूप में। ये 2 की घात 1 बन गया, ये 2 की घात 2 बन गया, ये 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। ठीक है, तो इसको आप समझिए। तो बोलो, समझ में आ रही बात? ये आपके घात के रूप में दिख गए। आराम से हम क्या कर देंगे, इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे? x बराबर कैसे आएगा? x 2 की घात n कर देना, 2 की घात क्या कर दोगे? n। और वही बता देना, जहां फिर से n का मान 1 2 3, भाई घात 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात 5 तक आपको लिखना है। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तथा n का जो मान है वो लेस देन इक्वल 5 होगा, 5 या 5 से छोटा होगा। थर्ड नंबर देख लो बेटा, आराम से। बात समझ में आ रही है? अब इसको ध्यान से देखो, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, सेम सेम जैसे दूसरी सवाल लिखा, यहां 2 की घात बन रहा था सब कुछ, और यहां पे क्या बन रहा है? 5 की घात बन रहा है। तो इस बात को आप जरूर यहां पे लिखिएगा, या मैं लिख देता हूं। चलिए, यक्स सच दैट यक्स बराबर 5 की घात n, सेम सेम, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर है, तथा n लेस देन इक्वल कहां तक है? 5 की घात 1, 5 की घात 2, 3, 4 तक है, लेस देन इक्वल 4। बस इतना आपको ध्यान देना है। चौथी सवाल देख लीजिए। अरे समझ में तो आ रही है ना बात? तो कमेंट कर दो ना। तो यहां देखो, अगली सवाल देखेंगे ध्यान से। इसमें लिखा है 2 4 6, अनंत तक काम चलेगा, इसमें अनंत तक काम चलेगा। तो ये 2 का गुणा 1 से, 2 का गुणा 2 से करोगे 4 आएगा, 2 का गुणा 3 से करोगे 6 आएगा।
इसी प्रकार से आगे चल रहा है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स बराबर 2 यन लिख देना। यन का मान 1 2 3 4 5 6 रखेंगे, जहां यन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें आपको लिमिट देने की जरूरत नहीं है कि भैया यहीं तक मान रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां आप देखोगे तो 2 4 6 8 10 12 14 ये अनंत तक चलेगा, तो अनंत तक नेचुरल नंबर को हम रख देंगे, आराम से ये अनंत तक आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? अगर समझ में आ रही है बेटा तो जरूर लाइक कर दिया करो। लाइक नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि बात समझ में आ गई? ठीक है। और लाइक करने से कुछ जाएगा क्या आपका? बताओ, एक आध पैसा अगर लग रहा हो तब बताओ सर पैसा लगता है, केवल हाथ रखना है। और वो हाथ रखने से हमें कितना मोटिवेशन मिलेगा आपको विश्वास नहीं है। हम कितना ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे आपको विश्वास नहीं है। और कितना अच्छा कंटेंट आपके सामने पटक देंगे ये भी आपको पता नहीं है। फिर केवल एक लाइक करने से कोई दिक्कत? लाइक कर दो, लाइक कर दो फटाक से। अब आगे देखो, 1 4 9 100 तक है बेटा। यहां आप देखोगे तो 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, इस तरीके से 10 के वर्ग तक चलना है। तो यहां यक्स सच दैट यक्स बराबर यन का स्क्वायर। यन जो बदल रहा है उसको हमने यन कह दिया, स्क्वायर फिक्स है, सब में स्क्वायर रहेगा। तो यन का स्क्वायर, जहां यन क्या है? यन नेचुरल नंबर है तथा यन इज लेस देन इक्वल 10। यन 10 या 10 से छोटा प्राकृतिक संख्या है। यन प्राकृतिक संख्या है और 10 या 10 से छोटा है। बात समझ में आई? तो एक एक बात को आप नोट कर लीजिए फटाक से, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगली सवाल पे चलते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगली सवाल पे चलते हैं बेटा। कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन। चलो नेक्स्ट सवाल आपकी है, क्या होने वाली है देखो जरा। 2 सवालें और हैं बेटा, आराम से धैर्य के साथ बने रहो और वो खत्म हो जाए। कोई दिक्कत? अभी तक की क्लास में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं ना? तो नहीं हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताओ कि भाई इस चैनल पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैथ में कोई दिक्कत होने भी नहीं देंगे। एक एक डाउट आपका क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। यहां देखो अगली सवाल आ गई, समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब होता है रोस्टर रूप। क्या? रोस्टर रूप। रोस्टर रूप को हमने एक नाम और बताया था, सूचीबद्ध रूप। क्या बताया था बेटा? सूचीबद्ध रूप। तो ये चीज आप देखिए। अब हम लोग अगर इसको हल करना चाहें, पहली सवाल, समुच्चय ए है, यहां देखो क्या लिखा है, यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब है कि ये आपका हो जाएगा 1 3 5 7 9, इसी तरीके से अनंत तक चलेगा। इसमें कोई लिमिट आगे नहीं बताया है कि यहां तक आपको करना है, तो ये आपका अनंत तक जाने वाला है। दूसरा देखिए, इसमें लिखा है यक्स एक पूर्णांक है जो कि -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। सबको पता है कि 1/2 होता है 0.5 और 9/2 होगा 4.5। तो 4.5 से छोटा और -1/2 से बड़े जो पूर्णांक है उनको आप लिख दीजिए। -1/2 से बड़ा होता है 0, 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आ जाएगा। और 5 4.5 से क्या होता है? बड़ा होता है। 4.5 से बड़ा होता है, इसलिए हम लोग 5 को इसके सदस्य के रूप में नहीं लिखेंगे, बस इतना। तीसरा देखो, तीसरे में है सी बराबर
यक्स एक पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। यक्स एक पूर्णांक है जो कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल 4। तो यहां पे आप यक्स का मान ऐसा रखना है कि उसका वर्ग 4 या 4 से छोटा ही होना चाहिए, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, अगर मैं 0 रख देता हूं, आगे पीछे से कुछ मतलब नहीं, 0 1 रखो तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 2 रखो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब अगर 3 पूर्णांक रखते हो, 3 रखते हो तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, जो कि 4 से ज्यादा हो जाएगा। हमें 4 से कम लाना है एक्स स्क्वायर। तो अब हम माइनस की तरफ देख लेते हैं। -1 पूर्णांक रख दो आप, -1 का वर्ग भी 1 होता है। -2 रख दीजिए तो -2 का वर्ग भी 4 होता है। -3 रखोगे तो 9 आ जाएगा। तो बस इतने ही आपके इसके सदस्य होने वाले हैं। बोलो समझ में आई बात? समझ में आ रही है बात? कमेंट करो बेटा, कमेंट करो फटाक से। समझ में आ रही ना? ठीक है, चलिए आगे। चौथा डी एक समुच्चय है जो कि इस प्रकार से है। कैसा है? लॉयल शब्द, ये लॉयल शब्द का एक अक्षर है। लॉयल शब्द का अक्षर है तो सीधा सीधा यल लिखेंगे, ओ लिखेंगे, वाई लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे, फिर यल नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख दिए। यह रोस्टर रूप लिखने का तरीका है। पांचवा यहां लिख देते हैं। पांचवी सवाल आपकी हो जाएगी, वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 30 दिन 28 दिन वाले लिख दीजिए आप, 30 दिन 28 दिन वाले लिख दीजिए। तो कौन कौन होगा यहाँ पे आप देख लीजिए। सबको पता होगा कि 30 दिन और 28 दिन वाले महीने कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है भैया जनवरी 31 का होता है, फरवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, सॉरी गड़बड़, फरवरी के बाद मार्च जो होता है वो 31 का होता है। अप्रैल के बाद मई 31 का, जून के बाद जुलाई अगस्त दोनों 31 के, सितंबर, अक्टूबर 31 का, नवंबर और दिसंबर 31 का। तो ये 30 वाले महीने आपके सामने, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। आगे चलिए भैया, छठी सवाल आपकी है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले सभी अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन आप लिख दीजिएगा। स्वर ना आने पाए उसमें स्वर ना आने पाए बेटा। तो ए आपका स्वर है तो बी, सी, डी, ई भी स्वर है, एफ, जी, एच, आई भी स्वर है, जे, और के से पहले आना चाहिए तो जे तक आपको लिखना। के से पहले आना चाहिए तो जे तक आपको लिखना। बताओ इन सवालों में कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत है तो चलते हैं अगली सवाल पे, जो इस प्रश्नावली की अंतिम सवाल। इस प्रश्नावली की अंतिम सवाल आपके सामने आ गई बेटा। ठीक है, आपके सामने अंतिम सवाल आ चुकी है, देख लेना ध्यान से। बाईं ओर रोस्टर रूप है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप है। सही मिलान करना है। क्या करना है? सही मिलान करना है। एकदम रॉपचिक स्टाइल में, एकदम बेहतरीन आसान भाषा में पूरे चैप्टर को, पूरी प्रश्नावली को हमने खत्म किया है। तो पूरा आप जरूर देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो 44-50 मिनट का हो रहा है तो आप परेशान ना होना, एक एक बात को खत्म करना। यहां देखो 1 2 3 6, 1 2 3 6, इधर क्या लिखा है? यक्ष एक अभाज्य संख्या है जो 6 की क्या है? भाजक है। अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो बेटा इसमें तो अभाज्य 6 नहीं है, तो पहले से नहीं मिलान होगा। यक्ष संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या वो भी नहीं है। यक्ष प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है, तो बहुत ही बेहतरीन, ये सी से मिलान हो जाएगा। 1 मिनट, पीला कलर नहीं दिख रहा है
तो हम विलेख ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिलान करेंगे किससे? सी से मिलान कर देना बेटा। ठीक है, अब 2 3 यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। अरे 2 3 तो है ना अभाज्य, और 6 की भाजक भी है, तो इसको आप ए से मिलान कर देना, कोई दिक्कत? उसके बाद मैथमेटिक्स यहां लिखा है, क्या लिखा है? मैथमेटिक्स। तो यहां यक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो इस बात को मिलान कर देना डी से, कोई दिक्कत? बाकी बचा चौथा, तो इसको मिलान कर देना बी से। देख लेना बेटा। तो इस तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से आपका ये पूरी की पूरी प्रश्नावली हो गई खत्म, और टाइम भी हो चुका है, लगभग 46 मिनट की आपकी ये वीडियो बन चुकी है। तो चलिए आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से प्रश्नावली 1.2 को लेकर और उसके परिचय को लेकर। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, हमारे परिवार के साथ आप एक सदस्य बन जाइए और वेट करिए अगली क्लास का, जिसको हम लोग एकदम धुआं करने वाले हैं आसान भाषा में। तो चलिए बने रहिए बच्चों, प्यारे बच्चों। सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और उसमें एक ऑप्शन होता है बेल आइकन का, ऑन कर लेना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो का अध्ययन कर सको। तो चलिए आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। गुड मॉर्निंग सभी को।